नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, हमने दूसरी क्लास तक देख लिया था। टीजीटी पीजीटी के लिए हम जो क्लास देख रहे थे, हमने क्लास 2 कंप्लीट कर ली थी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्लास 2 में हमने देखा था। हालांकि वो टॉपिक हमारा अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए दोस्तों हम थर्ड क्लास में भी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लेकर आए हैं, जो कि क्लास 2 से आगे का है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप सबसे पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद आप थर्ड क्लास देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो मूलतः गे काव्य है। तो ये पूछा जाता है बीसल देव रासो क्या है, तो बीसल देव रासो मूलतः गे काव्य है। इसके रूपों में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। बीसल देव रासो एक गे काव्य है और यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री जिसका नाम था राजमती और अजमेर के राजा जिनका नाम था बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। भोज परमार की पुत्री का नाम क्या था? राजमती, और अजमेर के राजा का नाम था बीसल देव। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाला ने 1155 ईस्वी में की थी। रचनाकार है नरपति नाला। समय है रचना का 1155 ईस्वी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा अंत आदिकालीन में ही नहीं होता है। जो इसकी श्रृंगार परंपरा का अंत है वो आदिकालीन में ही नहीं होता है, बल्कि आगे भी चलता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका श्रृंगार काव्य के रूप में विकास हुआ। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस में मिलता है? तो बीसल देव रासो में मिलता है। आगे देखते हैं आल्हा खंड। आल्हा खंड हमारा टॉपिक है। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक जी का जो परमाल रासो ग्रंथ है उसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ये है आल्हा खंड, इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर जिसका नाम था आल्हा और उदल की वीरता गाथा है। यह उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा में आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। आल्हा और उदल राजा परमाल के सामंत थे। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? तो राजा परमाल के सामंत थे। आगे देखते हैं परमाल रासो। जगनिक कृत परमाल रासो जिसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसमें वीर भावना जितनी प्रौढ़ मिलती है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में ना होकर युद्ध काव्य के रूप में हुई। यह आल्हा विधा है। इसकी जो विधा है वह आल्हा विधा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि परमाल रासो की विधा निम्नलिखित में से क्या है? तो आल्हा विधा है। और एक चीज कि ये जो रचना है इसका लोक गाथा के रूप में इसकी जो रचना की गई है वो लोक गाथा के रूप में ना की करके युद्ध काव्य के रूप में की गई है। मतलब जब युद्ध लड़ा जाता था तो उससे पहले गाने जाने वाला जो काव्य था वो है आल्हा। आल्हा जो रचनाएं होती थी वो युद्ध के पहले गाई जाने वाली रचनाएं होती थी। वीरता से परिपूर्ण रचनाएं होती थी, ताकि जो योद्धा होते थे, जो लड़ाकू होते थे, उनमें युद्ध से संबंधित जोश आ सके, ताकि वो अच्छे से लड़ाई लड़ सके। आगे चलते हैं पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल की
वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य समझ में आ रहा है। प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है तथा इसके रचनाकार चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई सॉरी। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है। दूसरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को और इसके रचनाकार जो है चंदबरदाई उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय मतलब खंड तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, हालांकि अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी के लगभग लिखी गई थी। तीसरा लघु संस्करण है 3500 छंदों का, जिसमें 19 समय या खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिपियां भी बीकानेर में संरक्षित हैं। और जो चौथा संस्करण है वो सबसे छोटा है, जिसमें लगभग 1300 छंद हैं। इसी को कुछ विद्वान जैसे कि डॉक्टर दशरथ शरण सहित इसे मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित माना है। शुक सुकी संवाद के रूप में रचित कौन सी रचना मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है किसको? पृथ्वीराज रासो को। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा विद्वानों ने पिंगल भाषा कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता, पृथ्वीराज और उनकी जो प्रेमिका थी संयोगिता के परिणय एवं युद्ध का वर्णन है। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि ही नहीं बल्कि उनके सखा एवं सामंत भी थे तथा षट भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक भाषाओं में पारंगत थे। तो यह था दोस्तों पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे प्रश्न बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर, जिसका नाम अब दिल्ली है, के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर, ने राजा अनंगपाल की सहायता की तथा अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही नाम कमला था। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयाचंद सहन ना कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद्र ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहना दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर आए और संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। तो ये था पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। इसमें दो ही कैरेक्टर ज़्यादा जाने जाते हैं, एक है इंद्रावती और दूसरी है संयोगिता। इंद्रावती का जो विवाह हुआ था पृथ्वीराज, इंद्रावती उनकी क्या थी? सोमेश्वर जी, फिर से देख लेते हैं एक बार। सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के पिता थे, ने राजा अनंगपाल की सहायता की थी। तो अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से कर दिया था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो
सोमेश्वर हैं और जो इंद्रावती हैं वो पृथ्वीराज चौहान के माता पिता हैं। लेकिन यहाँ पे एक है संयोगिता, तो ये संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे। हिंदी साहित्य का आदि काल। हिंदी साहित्य का आदि काल समय काल है इसका संवत 1050 से लेकर के 1375 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। इसको चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस समय साहित्य मुख्यतः इस रूपों में मिलता है। किनमें? सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, चारण साहित्य में, प्रकीर्ण साहित्य में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ प्रमुख आदिकालीन रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है पृथ्वीराज रासो, रचनाकार हैं चंदबरदाई। दूसरा बीसल देव रासो, रचनाकार हैं नरपति नाला। तीसरा परमाल रासो, रचनाकार हैं जगनीक। चौथा खुमान रासो, रचनाकार हैं दलपति विजय। विद्यापति। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। यह पूछा गया है कि कीर्तिलता निम्नलिखित में से किसमें रचित रचनाएं हैं? तो अवहट्ट है, और कीर्तिपताका के भी रचना जो हुई है वो अवहट्ट में हुई है। इनकी तीसरी रचना है पदावली, जिसकी भाषा ब्रज है। तो ये भी पूछा गया है पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने कीर्तिपताका को कहानी कहा है। यह प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति ने निम्नलिखित में से अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो वह है कीर्तिपताका। पदावली विद्यापति की यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन। गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या 14 है। आगे देख लेते हैं मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति जी को। और किस वजह से मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है? तो इनकी एक रचना है। कौन सी रचना? पदावली, जिनकी वजह से ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा यह है कि विद्यापति के जो अधिकतर पद होते थे वो श्रृंगार के ही होते थे, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण के रूप में ही होते थे। अभिनव जयदेव, ये भी बहुत पूछा गया है। तो अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं कौन? आगे देख लेते हैं। अब विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुरी गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। तो अभिनव जयदेव कौन कहलाते हैं? विद्यापति। मैथिल कोकिल कौन कहलाते हैं? विद्यापति। अभिनव जयदेव की जो उपाधि थी वो विद्यापति को किसने दी? तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि थी वो महाराजा शिव सिंह ने, जो कि ओइनवार कुल के शिरोमणि थे, उन्होंने मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को दी।
नाथ पंथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदित्यनाथ थे। नाथ पंथ के जो प्रणेता थे वो आदित्यनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि आदिनाथ को निम्नलिखित में से किसका अवतार माना जाता है, तो भगवान शंकर का। और जो नाथ पंथ है उसके जो संस्थापक थे, जो नाथ संप्रदाय को चलाने वाले थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, वो थे आदिनाथ। इस संप्रदाय में 9 नाथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणीनाथ, गहिननाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। तो इसमें कभी पूछ लेता है, वो सीरियल वाला नाम पूछ लेता है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक अलग, मतलब इनमें से एक नाम हटा के दूसरा नाम दे देगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 9 नाथ में कौन कौन से नाथ आते हैं। गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणीनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतनाथ और गोपीचंद्रनाथ। फिर है नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है, इस पंथ मतलब नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, जिसे मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं, तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। तो मत्स्येंद्रनाथ को मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं और नाथ पंथ के प्रवर्तक के रूप में मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों का नाम आता है। लेकिन मत्स्येंद्रनाथ को क्या कहते हैं, गोरखनाथ का गुरु मानते हैं। तो इसलिए मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रमुख तथ्य, नाभादास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचना भक्तमाल है। ये अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास किसके शिष्य थे या नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास के जो गुरु थे वो अग्रदास थे। और ये प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम है, तो तुलसीदास जी के समकालीन थे। आगे देखते हैं। भक्तमाल में सूरदास को भक्त काल का सुमेरु कहा गया है। भक्तमाल जो रचना है उसमें नाभादास जी को रचना है भक्तमाल, उसमें सूरदास जी को भक्त काल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। सूरसागर, भ्रमर गीत तथा बीजक भक्ति काल की रचनाएं हैं। पदावली आदिकाल की रचना है, इसके कवि विद्यापति हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वो वीर रस है। ये प्रश्न पूछा गया है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो वो है वीर रस। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो गोरखनाथ ने। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। हठ योग में हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया है, या निम्नलिखित में से संधा या साध्या भाषा किन कवियों की थी? तो सिद्ध कवियों की थी। सिद्ध कवियों की भाषा संधा या साध्या थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और सिलेबस के अनुसार हमने अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे जो दूसरी हमारा अध्याय है, दूसरा अध्याय वो कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जिस प्रकार से हमने पहले यूनिट के बाद उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे, उसी प्रकार हम दूसरी यूनिट के बाद भी अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है भक्ति काल। हमारा जो अध्याय 3 है सिलेबस के हिसाब से भक्ति काल, हम उस पर अपनी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमें सुझाव दें किस तरह से हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 7999022618, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पेड है, तो आप पे करके उन पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं वो आपको फ्री हैं। हाँ, जब कभी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो वो पेड क्लास होंगी और उनका कुछ चार्ज किया जाएगा। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो 10 बजे सुबह मॉर्निंग का समय ध्यान में रखें और तैयारी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, एलटी ग्रेड और रीट की करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने, चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।